This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाज़रीन, वेलकम टू बिज़नेस टुडे। मैं हूं अली नासिर। आज हम गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे। हमारे पास बड़े अहम मौज़ूआत होंगे और बात हमारी इसी मौजू पर हमेशा से होती भी आती कि मुल्क की किस तरह से मईशत को बेहतर किया जा सके। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि हम बैनुल अक़वामी और मुकामी मंडियों की जानिब देखते हैं और सोचते हैं कि आखिर पाकिस्तान की परफॉर्म कर रही मार्केट कुछ और, इंटरनेशनल मार्केट कुछ और परफॉर्म कर रही है। ऐसा क्यों? कुछ अहम ख़बरों और सुर्खियों की जानिब हम देखेंगे। हमारे साथ बहुत ही मारूफ मईशतदान बतौर मेज़बानों में मेहमान के तौर पर शामिल होंगे। जनाब आरिफ साहब, वेलकम करूँगा सर आप। वालेकुम। आरिफ साहब, मेरे जहन में कुछ सवालात हैं और जो गुफ्तगू हम प्रोग्राम से पहले कर रहे थे, मैं चाहूँगा थोड़ा नाज़रीन भी उससे शेयर करें। तो आप तो खामोश रहे उस गुफ्तगू में, लेकिन मैं सवाल कुछ मेरे जहन में आते हैं। वो ये है कि कुछ लोग स्टेट ऑफ डिनाइल में हैं। मैं आपका नहीं कह सकता, मैं खुद स्टेट ऑफ डिनाइल में हूँ। उसकी वजह ये कि टीवी पर तो मैं बहुत अनाप शनाप बोलता हूँ, लेकिन दर हकीकत तो इसी मुल्क में रहता हूँ, इसी मुल्क में सरमायाकारी भी करता हूँ, इसी मुल्क के अंदर कारोबार भी करता हूँ, इसी मुल्क में मुलाजमत भी ढूंढता हूँ, इसी मुल्क में मेरे वालिदैन भी रहते हैं और मेरे आगे आने वाली नस्ल भी रहती है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे खटकती है वो ये है कि टीवी पर जो भी बोल दूं, दिल में मैं इस मुल्क के साथ हूं। और आप तो टीवी पर भी बड़े मोहतात रहते हैं और वैसे तो इस मुल्क में हैं ही हैं। तो मसला अलमिया हमारा ये है कि जब बाहर के मुल्क जाने के लिए कोई रुकावट, क्योंकि लोग अमूमन क्या करते हैं, कोई भी पढ़ा लिखा आदमी हो, जैसे आप होते हैं या मैं भी हूँ, कम पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन फिर भी लोग देखते ही फ़ौरन कहते हैं यार पाकिस्तान में क्या कर रहे हो, बाहर के मुल्क चले जाओ। तो हम बहाना डालते हैं। बहाना सुनिएगा ज़रा। यार वहाँ अपना काम खुद करना पड़ता है, नौकर वोकर नहीं होते। यार वहाँ पे बिल विल पूरे देने पड़ेंगे, चोरी चिकारी नहीं हो सकती, जान नहीं छूटे। यार वहाँ पे जो है ना मेहनत बड़ी कराते हैं। मैं बहाने बता रहा हूँ आपको कि जो बहाने बनाते हैं कि पाकिस्तान में रहना चाहिए, बाहर के मुल्क नहीं जाना चाहिए, ये बहाने यकीन करें इंतहाई भौंडे, थर्ड क्लास और 2 टके के बहाने होते। लेकिन हम लोग सुनते हैं और इसी आसर रुक जाते हैं। अच्छा यार बाहर मेहनत करनी पड़ती है, बाहर वक्त की पाबंदी बहुत है, वहाँ ऐसे नहीं हो सकता 12 बजे जाके ऐसे बहाने होते हैं। मैं आपको सच बताऊँ, वालिदैन जब बच्चा बोलता है ना डैडी बस मैं बहुत हो गया पाकिस्तान में, हम जज साबरी के साथ देखें क्या हुआ है, मुझे बाहर जाना है, तो अब्बा कहते हैं नहीं नहीं बेटा, दूर के ढोल धुआने, वहाँ जाओगे पढ़ना पड़ेगा। यहाँ तो तुम्हारे अब्बा तुम्हें पैसे देते हैं, तुम जाके पेपर आउट करवा लेते हो, चीटिंग करके पास हो जाते हो, कोई टेंशन नहीं। वहाँ पे बेटा यूनिवर्सिटी में पढ़ना पड़ेगा, रिपोर्टें लिखनी पड़ेंगी, तुम नहीं चलोगे वहाँ पर, तुम्हारे जैसा सुस्त आदमी क्यों चलेगा। अरे बेटा तुम तो 1 कप चाय नहीं बना सकते, वो भी तुम्हारे नौकर या मम्मी बना के देती, वहाँ जाके क्या करोगे। ये सर ये बहाना दिया जाता है कि बाहर के मुल्क। मैं कहता हूँ ये बहाने में क्यों देने पड़ रहे हैं। काश हम ये बहाने दे पाते कि बेटा जो मुलाजमतें पाकिस्तान में मिलती हैं वहाँ नहीं मिल पाएंगी, जो इंसाफ यहाँ पर है वहाँ नहीं मिल पाएगा। नहीं मतलब हम हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जहाँ भी आप सुने ऐसे ऊंचा ऊंचा बोलेंगे हैं, तो यहाँ पर कहते यार बेटा वहाँ पर इस्लाम नहीं है, तुम भटक जाओगे। ये भी एक बहाना होता है। सुने सुने ये भी बहाना होता है। सुने बेटा तुम वहाँ जाके भटक जाओगे, वहाँ जाके तुम भटक जाओगे, तुम क्या करो यहीं रहो, दीन से दूर हो जाओगे। जबकि जितने बच्चे यहाँ से मैंने बाहर जाते देखे, मैंने देखा है ना सिर्फ कि वो दीन की तरफ राग़िब हो जाते हैं, बल्कि वो इंतहा पे पहुँच जाते हैं, फंडू बन जाते हैं, एक्सट्रीमिस्ट बन जाते हैं बच्चे जो यहाँ से जाते हैं माजरत के साथ। या तो फुल रमज़ान का महीना झूठ नहीं बोल सकता, फुल आउट हो जाते हैं, फिर ज़िंदगी की मार खा के वापस, लेकिन या फिर जाते ही फ़ौरन जो है ना वहाँ महसूस करते हैं आइसोलेटेड और मज़हब की तरफ इतने राग़िब हो जाते हैं कि फिर ताशफीन मलिक जैसे वाक़यात पेश आते हैं, डिशुम 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 डिशुम। क्योंकि वहाँ तो आपको पता है ड्रेस क्या है,
हमसे जब वो बहस नहीं करते तो फिर हम भी उनके कपड़ों पर बहस नहीं कर सकते ना। तो वो तो आपको पता है वैसे भी उनके यहाँ कपड़े कम पहनने की आदत है, ना भी पहने तो हम उनको रोक नहीं सकते। देखिए जो बात है वो मैं सच कह दूंगा। अब आप मैं चाहूँगा थोड़ी सी तमहीद बांध दी मैंने, आप ज़रा मुख्तसरन बताइएगा कि मेरे मुल्क का सरमाया बाहर के मुल्क चला जाता है, जो बहाना रोकने के लिए लगाते हो काम नहीं आता। मैं थोड़ा सा शायद कुल्ली तौर पे आपसे इत्तेफाक न कर सकता। ना करें सर, मकसद ही ये गुफ्तगू की हद तक तो सही है, मगर मैं इसको इस तरह से एनालाइज करता हूँ कि शायद हमारी कौम का बहुत बड़ा तबका अभी भी बहुत मेहनत करता है, और चाहे वो खुराक के हवाले से, एग्रीकल्चर के उससे, तो जब आप वो तबके को देखते हैं तो आपको कुछ कन्विक्शन होती है कि नहीं, लार्जेस्ट सेट ऑफ पॉपुलेशन इज स्टिल। इसी तरह बेइंतहा दूसरे सेगमेंट्स में भी आपको मिल सकते हैं। जी जी। जो डिलेमा मेरे ख्याल में जिसका आप तस्करा कर रहे हैं वो है जो पढ़ा लिखा तबका, मिडिल क्लास का सर। जी हाँ, मिडिल क्लास का। जी हाँ, मिडिल क्लास का भी पढ़ा लिखे के साथ वो जो है, जो मैं देखता जा रहा हूँ बतदरीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम लॉस्ट होते जा रहे हैं, बिकॉज हमारे सामने ऑब्जेक्टिव सामने नहीं है और कन्विक्शन टू द कंट्री और नेशन भी नहीं है। बहुत आम बात किया। वो इस वजह से हो रहा होता है कि हम, जैसे आपने थोड़ी से मैं इख्तिलाफात नहीं आप इख्तिलाफ करें सर, उसमें क्या है कि एक चीज़ आपने तस्करा, सियासतदान थोड़ी हूँ कि मुझे इख्तिलाफ पसंद नहीं है, मुझे इख्तिलाफ पसंद है। मैं क्योंकि इससे हम लोगों को सही तज़्किए की तरफ ला सकते हैं। क्यों? जब आपने कहा कि लोग दीन की तरफ राग़िब हो जाते हैं या वो होते हैं तो फंडो हो जाते हैं, मैं बहैसियत मुसलमान में ये समझता हूँ कि अगर आप दीन की तरफ राग़िब होते हैं तो फंडे नहीं होते। वो ज़ाहिर है हमारे दो तरफ देखने का, दो तज़िया करने का अंदाज़ है। हाँ, नामुकम्मल तौर पे उस तरफ हम अगर जा रहे होते हैं और अगेन कंफ्यूज होते हैं तो शायद हमारा ये डिस्टॉर्शन या और बहुत सारे जो अल्फाज और खिताबात दिए जाते हैं, बिल्कुल दिए जाते हैं। मगर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं, अगर आप कुल्ली तौर पे बगैर नाम लिए हुए हर उस कौम को जो जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस है या खुददारी है, चाहे वो गरीब कौम हो या मालदार हो, ये कई हज़ार साल की तारीख है, ईरान की तरफ ले लो और बहुत सारी जगहों में, कुछ चीज़ें आपको दिखेंगी कि वो जो हैं वो बड़ी जल्दी सरेंडरिंग मोड में नहीं आते हैं, कोताहियों मुश्किल हालात से गुजरते हैं, मगर कन्विक्शन ज़रूरी थी। हमारा डिलेमा ये रहा है कि हम जिस तरह से हमारी फॉर्मेशन हुई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसके फ़ौरन बाद हमने यानी इस ऑब्जेक्टिव को, जिस ऑब्जेक्टिव के तहत हमारा मुल्क क़याम में है, उसको हमने पूरी तरह नहीं देखा। अच्छा, और उसके बाद से जितना लिटरेचर लिखा गया, जितनी किताबें आप देख रहे हैं, उसमें हर जगह कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन और अभाव है। जी हाँ, वो हम पैदा भी करने की कोशिश कर रहे होते हैं वो, और उसकी वजह ये है कि वो जो हमारी बेसिस थी पाकिस्तान को सब कॉन्टिनेंट में एक अलग मुल्क होने की, वहाँ पे हम थोड़े से कंफ्यूज हुए हैं, क्योंकि हम बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड जब चुन रहे होते हैं तो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड में व्हाट टू लूज इन द करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स वो हम तय नहीं कर पाते। और वहीं से आपका कमिटमेंट का इजहार होता है कि भाई आप अगर दीन में मुकम्मल तौर पे आप समझ सकें तो फिर आप, जब आपका ईमान है कि भाई इन चीज़ों में बेहतरी है तो आप उस तरफ जाएंगे। नहीं, मेरा इख्तिलाफ उस पर नहीं है आरिफ साहब। असल में मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, हमारे लोग एक राय कायम करते हैं। अब जैसे आपको पता है मेरा नाम अली नासिर है जी, तो मेरे बारे में एक राय वैसे पैदा हो जाती है कि यार ये तो वो है ना। फिर जब पता लगता है कि मैं नहीं हूँ, एक मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर मेरे बारे में एकदम राय तब्दील हो जाती है। मैं एक बात कर रहा हूँ, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ। अब जैसे एक बात है कि वो ये मेन रीज़न होती है, लोग तसव्वुर करते हैं कि यार ये तो कोई और को कन्फ्यूजन होगी। अच्छा, उर्दू में अच्छी बात करता हूँ तो लोग कहते हैं यार ये तो उर्दू बोलने वाला है। जिस वेले पंजाबी ये गल की लोग कहते हैं यार है तो पंजाबी है, इन रहन दे हैं। तो मैं तो कहीं का भी नहीं रहता, उससे मुझे पता लगता है कि यहाँ पर तासुब की और हसद की वजह से मुल्क कौम पीछे रह रही है। मैं आपको सच बताऊं, बेशक इसमें आपने जो बाहर का जिक्र किया मुख्तसरन आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरा इस पर बड़ा एनालिसिस है। क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तान और लोगों के होते हैं ना रिश्तेदार, यार मेरा कज़न है तो उसका शक्ल देखी, वहाँ पे फ़ोटो दिखाई इंटरनेट के ऊपर फेसबुक प्रोफाइल पे, तो उसकी शक्ल गामे जैसी होगी, है ना, उसकी शक्ल गुजर जैसी होगी।
मेरे जो कज़न है ना, उनकी शक्लें अंग्रेज़ों जैसी हैं, वो टोटल अंग्रेज़ हैं, टोटल अंग्रेज़ हैं। मतलब मैं देखा, मैं तो, आप पता है मेरी शक्ल से ऐसे ही लगता है कि मैं यहाँ का मुकामी हूँ, लेकिन मैंने उनके अंदर एटीट्यूड्स देखे। एटीट्यूड्स की तब्दीली जो मैं देखता हूँ ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आइसोलेशन है, जिस कन्फ्यूजन की आपने बात की, इसका शिकार होते हैं। जब यहाँ से वहाँ जाते हैं, पहुँचते हैं, पहले दिन बहुत अच्छा लगता है, बेपर्दगी सी होती है और खुली इजाज़त होती है, ना मम्मी रोकने वाली ना डैडी रोकने वाले कि जो मर्ज़ी कर लें। कुछ अरसे में वो रियलाइज़ करते हैं कि वो सोसाइटी में मिसफिट हैं, सिर्फ एक जगह फिट होते हैं जहाँ पाकिस्तानी बैठते हैं, इंडियन बैठते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये मैंने कंफर्ट जोन जो उनका जी हाँ, कन्फ्यूजन मैंने देखी ना। पहले पहुँचते हैं, पहले तो इंग्लिश, 2 दिन के अंदर अंदर बच्चे की अंग्रेज़ी बदल जाती है। बच्चे को अमेरिका भेजें पढ़ने के लिए, उसके बाद 2 दिन में उसकी अंग्रेज़ी बदल जाएगा, आए करना शुरू कर देगा, जैसे मुंह के अंदर चिंगम फंस गई उसके। कुछ अरसे बाद वो रियलाइज़ करता है कि मैं सोसाइटी में मिसफिट हूँ, ना तो मैं अफ्रीकन अमेरिकन के साथ बैठ सकता हूँ, इनके सेट ऑफ वैल्यूज़ फ़र्क हैं, ना मैं काउकेशियन अमेरिकन के साथ बैठ सकता हूँ, ना वो बैठाते हैं। हाँ, सीधी बात। अब आइसोलेशन में आता है, अब आता है पाकिस्तानियों की तरफ, तो फिर वापस वही पाकिस्तान वाला माहौल उसको सूट करना शुरू करता है। वहाँ पे प्रॉब्लम सिवियर है आइडेंटिटी की। वहाँ पे अंग्रेज़ों को खुद अपनी आइडेंटिटी नहीं पता। देखिए ना, हमें तो अपने नामों के मतलब पता होते हैं, अपनी ज़ातें पता होती हैं, वो मैं इन चीज़ों में यकीन नहीं रखता, लेकिन उनका नाम होगा मिस्टर वाइट, मिस्टर बॉटल हेड। अब उनको, वो आपको अपनी तारीख़ इतनी ज़्यादा नहीं बता पाएंगे। अमेरिका के वैसे भी लोग रहायशी जो हैं बड़े मेहनत कश लोगों में से ही आए थे। मेहनत कश का माने ये कि वो लोअर तबके से ज़्यादातर अक्सरियत। मैं सिर्फ आपको वो, क्योंकि मैंने कहा कहीं लोग मिसअंडरस्टैंड ना कर जाएं, वो वाकई में सेंसिटिव बात है। इसमें वो लोग जो मैंने जो आपको बताई ना रग़बत, वो रग़बत इंतहा पे पहुंचती है, उससे नफ़रतें पैदा होती हैं, इंटीग्रेशन नहीं है। आपको पता है इस वक्त काउकेशियन अमेरिकन पॉपुलेशन कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। हमें लगता है सिर्फ दुनिया के अंदर ये रंग जो है ये मुसलमानों से मंसूब है। तो हमारे पास वक्त जो है वो हमारे पास कम होता है। कोशिश करेंगे अब मौजू बिज़नेस का लेकर आपके साथ आएँ दोबारा से। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है मैंने, फिर आरिफ साहब वापस आते हैं, फिर आपकी गुफ्तगू सुनेंगे, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया। वो गलत मिसअंडरस्टैंड नहीं चाहता लोग करें। मिसअंडरस्टैंडिंग, जैसे मैंने कहा, मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों के जहन में क्रिएट हो जाती है, अजीब अजीब किस्म के तासुबात हैं, राय भी बदल जाती है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रखते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इससे कबल के मैं आपकी तरफ आऊँ, हमारे मेहमान आरिफ साहब उनकी तरफ आऊँ, इससे कबल और मेज़बान भी PSX का थोड़ा सा। जी प्लीज़। लोग बड़े बेताब होते हैं। PSX फेल्स टू सस्टेन अर्ली गेंस, एंड्स फ्लैट। तो स्टॉक एक्सचेंज की कल सूरत-ए-हाल ऐसी रही कि -3.03 पॉइंट्स की इसके अंदर कमी हमने देखी कि KSE 100 इंडेक्स में, जो कि PSX का है। KSE 100 इंडेक्स जो है वो अपना तशख़्ख़ुस बरकरार रखे हुए है। तो हम पूरे स्टॉक एक्सचेंज का नाम PSX इन्होंने रख दिया। समझ ना आए तो आप भी मेरी तरह ही हैं, बिल्कुल हम दोनों भी बेचारे देखते हैं सुनते हैं। तो वो मसला ये है कि बातें बड़ी बड़ी की जा रही थी, तो वो बड़ी बड़ी बातें जारी रहेंगी, लेकिन बैनुल-अक़वामी मंडियों का ट्रेंड फॉलो किया जाएगा। लेकिन कल जो है ग्लोबल स्टॉक्स जो हैं वो रैली किए, जैसे ब्रेग्जिट शॉक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ईज़ हुआ, ये अखबार की खबर है। ऑयल जंप भी किया कीमत के अंदर इसके साथ साथ, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मैंने ऐसा सुना है कि तेल की कीमतों के अंदर इजाफा नहीं होगा। तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, जिसके ऊपर खुशियाँ मनानी चाहिए। और गोल्ड प्राइसेस क्लोजेस डल, तो इनका अपना सिलसिला जारी है। जी, अब इस पर अगर आप कोई मुख्तसर तज्ज़िया पाकिस्तान के माशी हालात पर करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, कि ये वाक़यात क्या हैं और हम पे ब्रेग्जिट असरअंदाज होता है नहीं होता। ये ब्रिटेन के एग्ज़िट के ऊपर एक चीज़ जो स्टॉक मार्केट का रिएक्शन आया है, जी, और ख़ुद वहाँ पे जो डिस्कशन हो रही है, मेरे ख्याल में वो थोड़ा पब्लिक को अंदाज़ हो कि हम जो जमहूरियत का इतना राग लाते हैं, मगर ब्रिटेन जैसी सोसाइटी में जब वोटिंग हुई, मुझे थोड़ी सी चीज़ें हैरत इस बात पे होती हैं कि बड़ी पुरानी सोसाइटी है, बड़ी ऑर्गेनाइज्ड है, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स और बहुत सारी चीज़ें बड़ी इंटीग्रेटेड हैं। EU के इस डिसीजन के बाद जो सडन रिएक्शन आया है, सर्वेज होने सब होने के बावजूद, आप देखें थोड़ी सी वो सोसाइटी में एक हिलजुल नज़र आती है कि
एक्सपेक्टेशन और रिजल्ट्स में बड़ा फ़र्क नज़र आया। जी जी। और जो सबसे ख़तरनाक बात मुझे उसमें नज़र आई वो ये कि दे वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द आउटकम विच दे हैव रिसीव्ड, बोथ एट द EU लेवल एज वेल एज एट द ब्रिटेन लेवल। ये क्या वजह आपको समझ में आती है? मेरा अपना असेसमेंट ज़रा मुख्तलिफ है। नहीं आप बताएं, मैं बाद में बताऊँ। मेरा असेसमेंट ये है कि पॉलिटिकली तो मनूवर किया जा रहा था उसको, बट मेरे ख्याल में ये कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जो उनकी यंगर पॉपुलेशन है वो इतना स्ट्रांगली रिएक्ट करेगी, और मायूसी का भी उनसर उसमें यंगर जनरेशन। दूसरी साइड पे यूरोप भी जो है वो दे वर ट्राइंग टू कैरी अलोंग ब्रिटेन और उसको स्ट्रेंथन करना चाह रहे थे। जो सडन रिएक्शन है ये जो है ये एकदम थोड़े से पोलराइज व्यूज़ भी नज़र आना शुरू हुए। तो ये मेरे ख्याल में रीज़न बना स्टॉक मार्केट के ऊपर, और दूसरी जगहों पे इसका इमीडिएट रिएक्शन नज़र आया। ये बड़ा क्लियर रिएक्शन था। आप सही कह रहे हैं। इसमें दो एंगल जो मुझे समझ में आए मैं आपके सामने रखता हूँ। वो ये कि ये तो बात आपकी दुरुस्त है कि बरतानिया में डिवाइड जो था वो ज़ाहिर बात है यंगर ओल्डर जनरेशन के दरमियान था। इस पर क्या सारा ही उस हिसाब से तो नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि ओल्डर जनरेशन के जहन में ये था कॉमनवेल्थ, क्योंकि उनका बेसिकली कॉमनवेल्थ का एक असर रसूख जिसे कहते हैं ना, वो कॉमनवेल्थ वाला था। द कंट्रीज दे हैव रूल्ड बिफोर विच इंक्लूड पाकिस्तान। और वो जनरेशन ऐसी थी जो सुना करती थी द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर। इनकी एक उनसियत थी क्वीन के साथ, और फिर क्वीन ऑफ इंग्लैंड जो है रूलर ऑफ द वर्ल्ड या एम्प्रेस ऑफ इंडिया के तौर पर भी याद की जाती हैं। हमारी भी हेड ऑफ स्टेट थी क्वीन ऑफ इंग्लैंड 1956 तक। तो फिर उसके बाद पाकिस्तान ने आइन अपना डिक्लेयर कर दिया था, तो हम अपने डोमिनियन स्टेटस को फॉरगो करके आगे चल पड़े थे, और फिर ही हम रिपब्लिक बने। हमारे पाकिस्तान में लोग नहीं जानते, जैसे आजकल हमारे हेड ऑफ स्टेट, क्या नाम उनका, जागते रहो, नहीं हेड ऑफ स्टेट का नाम क्या है जो सदर है पाकिस्तान के, चलें छोड़ें, उस पर तो मोटरसाइकिल मिल जाती है अगर बंदा बता दे तो। लेकिन उस ज़माने में हेड ऑफ स्टेट जो थी 1956 तक वो थी। तो मेरा ऐसा ख्याल ये है कि ओल्डर जनरेशन अपनी वो जो एक ग्रैंडियर ऑफ देयर पास्ट जो था उसको भूल नहीं पाई थी। यंगर जनरेशन, वैसे भी यंग लोग जो होते हैं ना, दे आर मोर रिसेप्टिव, मोर अंडरस्टैंडिंग, मोर लिबरल इन व्यूज एज यू। आई थिंक अनदर प्रॉब्लम वाज जॉब्स एंड द ब्रिटिश इकोनॉमी इटसेल्फ। तो ब्रिटिश इकोनॉमी डज नॉट वांट टू बी डाइल्यूटेड बाय ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज वर्कफोर्स। अच्छा, यूरोप एट लार्ज जो है ना, दे आर वेरी अंडरस्टैंडिंग। हमें लग रहा है कि उनको सीरिया से बड़ी मोहब्बत आ रही है एंड दे आर अलाउइंग देयर इमिग्रेंट्स इन। हमारे लोग रियलाइज़ नहीं करते। एक चीज़ सर आपको बता दूं, सीरियंस की रंगत वगैरह यूरोपियंस जैसी होती है। एंड मेनी टाइम्स अगर आप लेबनीज़ या सीरियन से मिलें, इट वुड बी रिलेटिवली डिफ़िकल्ट फॉर यू, क्योंकि हम जिन यूरोपियंस को जानते हैं हम ब्रिटिश को बोलते हैं, लेकिन यूरोपियंस जो होते हैं ना जनरली दे आर यू नो, सो आई थिंक दे अलाउड द Syrians so that they have a cheaper workforce, and these people think that they might dilute their workforce. ऐसा मेरा ख्याल। हाँ, मैं थोड़ा सा ये देख रहा था, क्योंकि देखिए जिसको थ्रेटन फील करना चाहिए था वो यंगर जनरेशन है अगर जॉब मार्केट के हिसाब से। दे वांटेड टू बी पार्ट ऑफ यूरोपियन मार्केट, ठीक है। ओल्डर जनरेशन, और ये कोई रीसेंट डिसीजन नहीं था, इनको काफ़ी साल गुजर गए, तो एज के साथ जो विजडम आती है उसके अंदर मैं ये तलाश करने की कोशिश कर रहा कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे और किस चीज़ को थ्रेटन फील करते। मेरा एक पॉइंट तो मेरे ख्याल में सही है आपका कि जो वो पुरानी ग्लोरी को अभी भी चिमटे रहना चाहते हैं, तो वो यूरोप की इंटीग्रेशन के बाद वो डाइल्यूट होते हुए देख रहे थे, और नज़र भी आ रहा था किसी हद तक। मगर जब वो डिसीजन एग्जिट का है तो फिर वो उसके आउटकम जो हैं वो यंगर जनरेशन ने डील करने हैं। मतलब ये कि विल दे बी इन अ पोजीशन टू स्टैंड अगेंस्ट यूरोपियन यूनियन। देखिए, जब अलहदा होते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी अपनी किश्ती संभालने की कोशिश की जाती है। मैं ये तस्करा मैंने इस हवाले से लिया जब आपने पिछली हमारी गुफ्तगू हुई कि वो सोसाइटीज़ जो इन हालात में भी इंटीग्रेट होके फ्रॉम वर्ल्ड वॉर्स लड़ने के बावजूद भी इंटीग्रेट भी हुए, अपने वे आउट्स भी निकाले उन्होंने, कि रेवेन्यू शेयरिंग का भी मॉडल्स निकाले, उसमें रिसोर्सेज के भी, हर मार्केट के एड्रेस। तो हम आज के दौर में अगर हम बहुत ज़्यादा तस्करा करते हैं 21वीं सदी का, तो 21वीं सदी के बहुत सारे मॉडल्स भी हैं जहाँ से हमें कुछ सीखना और समझने की भी ज़रूरत है। तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि ठीक है, हम आप बहुत सारी चीज़ें कहें, लेड बैक नेशन है, कमिटमेंट नहीं है, बहुत सारी चीज़ें, मगर कुछ ये देखने की जो सोसाइटी में हो रहा है वो
एक हद तक तो बहुत डेवलप कर गए थे वो, मगर फिर वो डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं या अलहदा होने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें भी समझने चाहिए कि लॉन्ग टर्म हमें क्या व्यू लेना है। 2 या 4 साल की बेसिस के ऊपर कौमें बनाएं या बिगड़ नहीं करती, इनको लॉन्ग टर्म व्यू लेने की ज़रूरत है। तो बहरहाल वो है बात आपकी, जो लोग पुरुमीद रहना चाहें बहुत अच्छा है, लेकिन आई थिंक दैट वी आर नॉट अ नेसेंट नेशन, वी बीन अराउंड हियर फॉर क्वाइट सम टाइम। एक अलहदा बात है कि हमें आज़ादी बाद में मिली, लेकिन वो आज़ादी हम लोगों ने मांगी नहीं थी। वो आज़ादी पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान की मांगी भी थी। हमारी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इंटीग्रेशन थी। द ब्रिटिश ट्रस्टेड द मुस्लिम लीग, द ब्रिटिश ट्रस्टेड द मुस्लिम्स, द ब्रिटिश ट्रस्टेड द मुस्लिम्स इन वर्ल्ड वॉर 2 एज वेल। लेकिन पाक स्टडीज़ की बुक में सब झूठ लिखा हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं थी। हम कोई खड़े नहीं हुए उनके ख़िलाफ़। इनफैक्ट मुस्लिम लीग ने सबसे पीसफुल मूवमेंट चलाई जब 1940 के अंदर पाकिस्तान की रेजोल्यूशन प्रेजेंट भी हुई। उसके बाद कोई एक भी ऐसी कन्फ्रंटेशन का इवेंट आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा जिसमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा हो गदर कर दो, लड़ाई कर दो, झगड़ा कर दो, अंग्रेज़ों से लड़ पड़ो, इनसे भिड़ पड़ो। हमेशा डायलॉग, राउंड टेबल पे बैठ के बात की। मुसलमानों ने कभी भी इनके साथ कोई पंगे वंगे नहीं किए। हमारे पास कोई ऐसे कोई वो नहीं हो। मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा वेल इंटीग्रेटेड थे हम। कोई एक आधी मूवमेंट आगाज़ में चली हो, बीच में इंटरमिटेंट, वो तो आप देखें। आप बताएं मुझे, अगर आपने तारीख में कुछ देखा। ब्रिटेन, अगर आप थोड़ा सा, मैं आपको हवाला दूंगा, अगर आप ईस्ट इंडिया कंपनी मैनुअल एक आर्काइव से आपको मिल जाएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट है। जी, जी। तो मुसलमानों का जो मैं असेसमेंट देखता हूँ, वो क्योंकि दे वर रूलिंग सोसाइटी और बड़े इंटीग्रेटेड, मतलब देखिए अगर परसेंटेज के हिसाब से दें तो माइनॉरिटी उसको रूल कर रही थी, मगर बड़े ऐसन तरीके से। तो उनको वो फिक्र नहीं थी, जो रीज़न आप बात करें, जो रूल थे उनको थोड़ी सी एक होप थी कि भाई अब हमारा एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, नाउ विल इमर्ज। बहरहाल उसके 20 साल के बाद भी और 50 साल के बाद भी वो इंडिकेटर्स तो नज़र आ रहे हैं इंडिया के अप्रोच में और उसमें। मगर बहरहाल ये तो था हिस्ट्री के हवाले से, मेरा सिर्फ तज़किरा ये था नहीं कि कौम की एज है। जी हाँ, ऐसे नहीं कि वी आर मुस्लिम्स इन साउथ ईस्ट एशिया हैव क्वाइट एन एज, वी मैच्योर्ड थ्रू टाइम। जी हाँ, तो उसमें बड़े इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। जब वो ब्रिटेन की फोर्सेस आई और उन्होंने अपने असेसमेंट और रिपोर्ट सबमिट की, तो वो आपको उस मैनुअल के हाउ मेनी पीपल दे रूल्ड ओवर अस, आई थिंक few thousand. You know how they were able to do it? Because they knew that there were so many dissensions in society that they could do it very, very easily. That's why they did it. Why can't we do it? We can't even rule our own country with our own countrymen. That is the question. That is a problem. How did they do it with a handful of people, with no fighting force? हमने देखिए न्यू रियलिटीज़ को आज तक भी शायद उस तरह से असेस नहीं किया। मैं बहुत सारी स्टेटमेंट्स भी देखता हूँ टीवी के ऊपर भी, तज्जिए भी, हम ऐसी फॉल्स और शॉर्ट साइटेड स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं, उसका डैमेज हम कभी गौर नहीं कर रहे होते हैं कि उसका डैमेज हमारे क्या होगा, मगर हम बड़ी आसानी से ले लेते हैं। और फिर मैं फॉलो थ्रू में देखता हूँ कि जो यंगर जनरेशन उन्हीं स्टेटमेंट्स को कोट कर रही होती है। और सो एनीवे वी मे बी हाँ, उसमें असल में ये है कि दे हैड ए कमर्शियल इंटेंशन। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अ कमर्शियल एंटरप्राइज दैट हैड अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड वाज सपोर्टेड बाय द क्वीन और द किंग ऑफ द टाइम। तो दे केम हियर विद कमर्शियल इंटेंशंस। दे फाउंड अस सो वीक। colonization itself also has its roots in political economy or economics if you call it more. तो वो एक बात अपनी जगह है। अच्छा खैर, इसको आगे छोड़ते हैं, तारीख के पन्नों को छोड़ें। हम मुस्तकबिल के भी कागज़ हमारे खाली पड़े हैं, माजी के भी खाली पड़े हुए हैं, छोड़ें बिला वजह इसके अंदर वक्त सर्फ क्या करना। पानामा पेपर का क्या होगा? 0/0 आपकी मेरी डिस्कशन हुई थी, मैंने आपको कहा था 0/0। अब आपको क्या लगता है, 0/0 या कुछ होगा? ये जिसको हम 0/0 है, ये कौम के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट मरहला है, क्योंकि देखिए इसमें अगर रूलिंग फोर्सेस जो हैं वो स्टेटस को की तरफ जा रही हैं। देखिए अगर शोर है तो फिर तो कन्फ्यूजन की तरफ ले जाया जा रहा है। क्यों टेबल पे बैठे हुए एक दौर हमने वो धरने का भी देख लिया और एक दौर वो भी देख लिया जो टेबल के ऊपर दोनों की कमिटीज़ बन गई। डिसीजन क्यों नहीं हो पा रहा? डिसीजन इसलिए नहीं हो पा रहा है कि दोनों तरफ कुछ ना कुछ क्लॉजेट्स में है और कौम उस हद तक उनको प्रेशराइज नहीं कर रही है जो इस वक्त डिसीजन टेबल पे बैठे हुए हैं कि वाई यू आर नॉट रिजॉल्विंग दिस इशू। देखिए ज़्यादातर तो पनामा में वो चीज़ें जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट नज़र आ रहा है, मगर प्रिंसिपल्स की बात हो रही है इस वक्त।
कि प्रिंसिपल्स एड्रेस नहीं हो रहे अभी, कि भाई अगर कौम को इस करप्शन से निकलना है या नहीं निकलना है। और अगर कौम को इसमें कंफ्यूज किया जा रहा है कि नहीं अभी वो कोई ऐसी चीज़ है कि जो किसी को भी अफेक्ट नहीं करती और पनामा पेपर्स में कुछ भी नहीं है, तो फिर हमारा एक ख़तरनाक दौर शुरू होने वाला है। क्योंकि अगर हमने इसको वाइट करने की कोशिश की तो फिर इसके बड़े फारिज हैं। आपने देखा NRO के नतीजे आपको अगर बेहतर नज़र आए हैं तो मैं कह नहीं सकता, मुझे तो बड़े क्लियरली वो उस प्रिंसिपल को एड्रेस कर रहे थे कि NRO के थ्रू आपने क्या चीज़ डिसाइड की और उसके नतीजे क्या निकले। चलिए, इस पर हमारी आगे आने वाले दिनों के अंदर भी गुफ्तगू रहेगी। आप आते रहेंगे, इसी तरह हम भी बात करते रहेंगे। तो बात यह है कि NRO और उसका क्या आप जिक्र ले आए, फिर माजी के पन्ने आपने खोल दिए। कोई एक चीज़ अच्छी हुई हो तो फिर बंदा उसके मुतालिक बात कर सकता है, लेकिन इंशाल्लाह अच्छी चीज़ें भी होंगी। लेट्स बी होपफुल, इवन विद नो होप इन साइट वन शुड बी होपफुल। समटाइम्स द बैटल इज़ नॉट वन बाय ह्यूमंस, इट इज़ वन बाय द ऑर्डर्स ऑफ द डिवाइन। तो यहाँ पर आपसे माज़रत चाहूँगा, वक्त हमारे पास मुख्तसर है, ज़्यादा वक्त मैंने ले लिया, आपको कम दिया। मेरी आदत भी ऐसी, थोड़ा सा मैं जज्बाती हो जाता हूँ, तो आपसे भी माज़रत चाहता हूँ, नाजरीन से भी माज़रत चाहता हूँ। यहाँ पर नाजरीन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर बिज़नेस प्लस बहुत ज़्यादा मुतारिक रहता है, उसके पते वक्तन फ़वक्तन आपके सामने आते रहेंगे। अपनी आरा से हमें आगाह कीजिएगा। आज के लिए मुझे, मेरे मेहमान और हम सबको इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।